Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हमने पर्सनैलिटी से रिलेटेड अपनी ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस फिनिश कर ली हैं और आज से हम शुरू करेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज़ साइकोडायनामिक अप्रोच। ओके और ये जो साइकोडायनामिक अप्रोच है ये किसने दी थी? ये दी थी सिगमंड फ्रूइड ने। इट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रूइड। सिगमंड फ्रूइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। अब ये इसका क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, कैसे ये अपनी इस साइकोडायनामिक अप्रोच तक पहुँचे, कैसे इन्होंने ये दी, इसके लिए एक छोटा सा इंसिडेंट या स्टोरी कहो जो सिगमंड फ्रॉइड की लाइफ में हुई थी। 1885 में ये गए थे फ्रांस हिप्नोसिस सीखने के लिए। उस टाइम पे वहाँ पे ये बहुत ट्रेंड में थी चीज़ कि अगर किसी की फिज़िकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए हिप्नोसिस की टेक्निक का बड़ा इस्तेमाल होता था। तो ये 1885 में फ्रांस गए टू लर्न हिप्नोसिस। ओके, और हिप्नोसिस किस लिए यूज़ होती थी उस टाइम पे? लोगों की फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। अब हिप्नोसिस में इन्होंने क्या देखा कि क्या होता था जब ये वहाँ गए सीखने के लिए, तो बेसिकली 3 स्टेप्स इसमें फॉलो होते थे। फर्स्ट स्टेप होता था कि जो पेशेंट आपके सामने आया है उसके ऊपर जो हिप्नोसिस कर रहा है वो उस पेशेंट की अटेंशन को सेलेक्टिव अटेंशन में चेंज करता था। ठीक है, सेलेक्टिव अटेंशन कैसे कि फॉर एग्जांपल वैसे तो एक टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ अटेंटिव होते हैं, राइट। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा ध्यान है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे बोर्ड है, मेरे हाथ में पेन है, सामने कैमरा है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे अटेंशन में और चीज़ें भी हैं ना कि यहाँ पे क्या क्या रखा है मेरे आसपास, क्या चीज़ें हैं रूम में, वो सब चीज़, राइट। और n नंबर ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में हैं। ऐसे ही हम सबके साथ होता है इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन हिप्नोसिस के टाइम पे वो क्या करते हैं, वो जो अटेंशन है उसको सेलेक्टिव अटेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेलेक्टिव मतलब किसी एक चीज़ की तरफ उनकी अटेंशन को वो केंद्रित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर वो किसी को सजेस्ट करें कि ये एक पेन है और आप इसी को देखो, इसके बारे में सोचो और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछें। अच्छा, आपको ये पेन अब दिखाई दे रहा है, इसका कलर कैसा है, क्या ये बोर्ड पे लिख पाएगा या सिर्फ कॉपी पे लिख पाएगा, मतलब उस बिल्कुल उनकी जो थॉट है, उनका जो भी ध्यान है वो उस टोटली एक सेलेक्टिव चीज़ की तरफ वो उसको लेके जाएंगे। ये होता है हिप्नोसिस का फर्स्ट स्टेप जो वो लोग यूज करते थे, सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, सिलेक्टिव अटेंशन कि एक ऑब्जेक्ट की तरफ या एक चीज की तरफ ध्यान को बिल्कुल वहां पे फोकस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? अब खाली एक चीज़ की तरफ ध्यान लेके गए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत टेंडेंसी रहती है कि इंसान को अपनी पेरिफेरी में यानी कि अपने चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसकी तरफ थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस जाए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में वो ये अवेयरनेस जो पेरिफेरल अवेयरनेस है इसको कट करते थे। ठीक है, या रिड्यूस करते थे टू द मैक्सिमम अमाउंट कि जितनी ज़्यादा हो सके वो पेरिफेरल अवेयरनेस रिड्यूस हो जाए एंड अटेंशन जो है बिल्कुल एकदम सेलेक्टिव हो जाए। ओके, सो सेकंड पॉइंट हो गया
टू रिड्यूस पेरिफेरल अवेयरनेस। ठीक, अब यहां तक होता क्या था कि वो जो भी सोच रहे हैं, जो भी अपनी अटेंशन जिस चीज को दे रहे हैं, वो पूरी की पूरी अब उनके अकॉर्डिंग हो चुकी है, जो उनको हिप्नोसिस कर रहे हैं उनके ऊपर, राइट। अब वो उनको करते थे, सजेशन देते थे थर्ड स्टेप में, कि सजेशन के अकॉर्डिंग वो उस इंसान को वो चीज इमेजिन करने के लिए बोलते थे, एंड देन उस सजेशन का रिस्पॉन्स वो देखते थे कि क्या रहा। ठीक है, अब सजेशन में कुछ भी हो सकता है। अगर किसी की लाइफ में कुछ घटित हुआ है जिसकी वजह से वो इंसान इमोशनली परेशान है या फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेके, तो वो उस टाइप से रिलेटेड स्टोरीज या सिचुएशंस उनको देते थे, सजेस्ट करते थे। अगर जैसे कि सपोज किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो वो उसको इस टाइप से वो स्टोरीज मेक करेंगे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी रोड है, या जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसकी बात करेंगे, आपने ऐसी ड्रेस पहनी, आप उसमें बैठे हो, आप आराम से जा रहे हो, पूरा सीन वो क्रिएट करेंगे, उनके थॉट्स में डालेंगे उस चीज़ को, एक तरीके का वो सजेशन देंगे उनको ये। अब उसके बाद वो उनसे कुछ सवाल करेंगे। अब उन चीज़ों में जो पेशेंट होगा वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है वर्बली कुछ रिस्पॉन्ड करे, हो सकता है वो सिचुएशन सुनते सुनते ही कुछ बॉडी लैंग्वेज में कुछ रिस्पॉन्ड करे चीज़ को, जेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू कुछ निकल के आए वो चीज़। तो इस तरीके से उनको अपने जो हिप्नोसिस करने वाले होते थे उनको अपना जवाब उससे मिल जाता था, एंड फिर उनको पता चलता था कि ओके इंसान की मेन प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से वो इतना परेशान है। देन फिर वो उस पर काम करते थे। ठीक, तो थर्ड स्टेप हो गया रिस्पॉन्ड टू सजेशन। सो आप देखेंगे हिप्नोसिस में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक इंसान कैसे सोच रहा है उस चीज़ के ऊपर पूरा ऑलमोस्ट कंट्रोल किया जाता था। उनकी अटेंशन को पूरा पहले अपने ग्रैब कर लिया जाता था, सेलेक्टिव अटेंशन बना दी जाती थी, और चारों तरफ से पेरिफेरल अवेयरनेस को रिड्यूस कर दिया जाता था टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, एंड फिर वो उसको अपने सजेशन देते थे, अपनी तरीके से चीज़ को सोचने पे मजबूर करते थे, एंड फिर पेशेंट जो है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता था। तो एक तरीके से ये सामने वाले की अटेंशन पे मतलब कि कंट्रोल करना हो गया, राइट। तो फ्रूइड ने ये सब चीज़ें होते हुए देखा, ये हिप्नोसिस का प्रोसेस देखा। अब फ्रूइड को फिर गए तो थे वो हिप्नोसिस सीखने, लेकिन फिर उनको लगा कि ये मतलब अपने पेशेंट्स को ज़बरदस्ती कुछ अपने तरीके से चीज़ें देना, क्लू देना, उससे उनको बोलना कि अब ऐसे सोचो, ऐसे करो, तो ये सब मैं नहीं करूँगा, है ना। वो वापस आए और उन्होंने ये चीज़ नहीं सही लगी उनको कि ये सब मैं नहीं करूँगा, कि उनको मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशन दूँ और वो सोचें। ठीक, तो यहाँ से फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैं अपने पेशेंट्स को बोलूँगा कि पूरा फ्रीली होके मुझसे बात करो। ठीक है, कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं, जैसा उनके मन में है वो वैसा का वैसा मुझसे बात करें, बताएं कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो शुरुआत हुई, यहाँ से उनकी साइकोडायनामिक अप्रोच की शुरुआत हुई कि उन्होंने ये जो उनको लगा हिप्नोसिस का पार्ट, ये उनको रिस्पॉन्डिंग टू सजेशन एंड ऑल दैट, ये उनको लगा एक कुछ कंट्रोलिंग सेंस है या फोर्सफुल सेंस है टुवर्ड्स द पेशेंट। तो उन्होंने इसको डिस्कार्ड करते हुए अपनी टेक्निक निकाली, जिसको इन्होंने फ्री एसोसिएशन का नाम दिया। ठीक है, फ्री एसोसिएशन में क्या होगा कि इंसान बहुत फ्री तरीके से अपनी बातें उनके सामने रखे, जो भी उनके मन में है, वो कोई अपनी तरफ से सजेशन नहीं देंगे कि भाई ऐसे सोचो, ये करो, वो करो। जो उनके मन में चल रहा है, जो वो कहना चाह रहे हैं, वो अपना कहें। ये उन्होंने बोला कि मैं ऐसे करूँगा। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात फ्रूइड ने क्या बोली कि उनके साइकोडायनामिक अप्रोच में कि ही विल डू द ड्रीम एनालिसिस। ठीक है,
ड्रीम एनालिसिस में क्या होगा, फ्रूइड का मानना ये था कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारी ऐसी विशेस, डिज़ायर्स, थॉट्स रहती हैं जो कि जब हम जाग रहे होते हैं ना, अवेकनिंग स्टेट में होते हैं, तब वो हमारे अनकॉन्शियस से हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं आती हैं। ये एक टाइप का प्रोटेक्शन होता है जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स एंड डिज़ायर्स को नहीं आने देता कॉन्शियस अवेयरनेस में, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगी तो उससे जो है डिस्टर्बेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं तब तो ये होता नहीं है। लेकिन फ्रूइड ने बोला कि जब हम ड्रीम कर रहे होते हैं, जब हमारी ड्रीम स्टेट होती है, तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड में विशेस, थॉट्स, डिज़ायर्स होती हैं अनमैनेज तरीके से जो पड़ी होती हैं, ये हमारे ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। एंड ड्रीम्स में भी ऐसा नहीं है कि लाइक डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स में, किसी भी तरीके से ये इनडायरेक्टली हमारे ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए फ्रूइड के साइकोडायनामिक अप्रोच में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो ड्रीम का एनालाइज करते थे कि ड्रीम्स में जो ऑब्जेक्ट, जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स अपीयर हुई हैं, उनका क्या मतलब हो सकता है, वो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई कौन सी डिज़ायर या कौन सी विश हो सकती हैं। इसलिए वो ड्रीम को बहुत महत्व देते थे और ड्रीम एनालिसिस करते थे। ठीक, ये हो गया उनका सेकंड। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने अपनी साइकोडायनामिक अप्रोच में दिया, वो दिया एनालिसिस ऑफ एरर्स। एनालिसिस ऑफ एरर्स, ठीक है। इसमें क्या था, अब उन्होंने बोला कि मैं अलाउ करूंगा अपने पेशेंट्स को कि आप भाई पूरा फ्रीली होके बताओ कि आपको क्या इशू, आप क्या फील कर रहे हो, क्या गो थ्रू कर रहे हो, क्या थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या आपके ड्रीम्स में आता है, आप सब कुछ मुझे बताओ। ठीक, अब इसमें ये थी उनकी ऑब्जर्व करने वाली बात थर्ड स्टेप में, कि वो ऑब्जर्व करते थे कि कहीं कोई एरर्स तो नहीं आ रही हैं और उन एरर्स को एनालाइज करते थे। एरर्स किस टाइप की, कि अब जब वो बात कर रहे हैं पेशेंट से, तब तो पेशेंट अवेक है, अवेक स्टेट में है, राइट, तब तो कोई ड्रीम स्टेट नहीं चल रही है। लेकिन उस टाइम पे जब वो बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी थॉट्स या डिज़ायर्स होती है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं और हमें उसे कॉन्शियस तक नहीं लाते हैं, राइट, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन जब वो फ्री एसोसिएशन में और ड्रीम अपने बता रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते बोलते या तो वर्बली उनकी बातों में कुछ एक इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, कुछ एरर्स हो जाती हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, गलती से, या बॉडी लैंग्वेज में कुछ एकदम से डिस्टर्बेंस आके वो संभल जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि क्या बताने वाला था मैं, इस टाइप से हिचक कुछ देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एरर्स, कि जहाँ पे इंसान नॉर्मली जो बोल रहा होता है या बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा होता है उससे थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो उस टाइप की एरर्स वो ऑब्जर्व करते थे और फिर उनको एनालाइज करते थे कि ये कहाँ पे हुई है, क्यों हुई है और इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ओके, सो इसको हम एक और चीज़ के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं फ्रॉइडियन स्लिप्स। ठीक है, फ्रॉइडियन स्लिप्स। तो आपको अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ मिले, एनालिसिस ऑफ एरर्स या फ्रॉइडियन स्लिप्स, इसका एक ही मतलब होता है। फ्रॉइडियन तो फ्रूइड के नाम से आ गया, स्लिप्स मतलब जो ये गलतियां छोटी मोटी जो स्लिप्स हो रही हैं इनसे बताते टाइम वो चीज़। और ये जो होती है ये आपकी वर्बल भी हो सकती है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि जो थेरापिस्ट है वो कैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो सारी चीज़ों को मतलब कि अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स थे ये बनाते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच। ओके, अब आपकी बुक में हिप्नोसिस से रिलेटेड ये तीनों स्टेप्स कुछ ज़्यादा हैं नहीं और ना इतने एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको समझ आए कि फ्री एसोसिएशन की शुरुआत कहाँ से हुई। गए तो वो किसी और पर्पस से थे, लेकिन बाद में उन्होंने वापस आके साइकोडायनामिक अप्रोच शुरू की। उनका मकसद तो था हिप्नोसिस सीखना और उसे प्रैक्टिस करना, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी साइकोडायनामिक अप्रोच
बना डाली और उसमें ये तीन उन्होंने पॉइंट्स रखे। आई होप ये आपको क्लियर है एंड आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको एज अ नोट्स ये काम आए। अभी हम इनकी एक एक डेफिनेशंस लिख लेते हैं सो दैट आपके पास इनके जो मीनिंग है वो एक कॉन्क्रीट तरीके से आपके पास हैंडी हो। आप इसको एक बारी नोट डाउन कर लें, देन हम इनकी डेफिनेशंस लिख लेंगे तीनों की। Okay, so let me remove this. ओके सो अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच की, जो 3 टेक्निक्स हैं फ्रूइड की उनकी। ठीक है, सो फर्स्ट था हमारा फ्री एसोसिएशन। इसमें मैं नया कुछ नहीं लिखने वाली हूँ, जो अभी तक समझाया है, अभी तक हमने डिस्कस किया है, इट विल बी ऑल द सेम। बस ये है कि एक डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास लिखे रहने के लिए। सो फर्स्ट इज फ्री एसोसिएशन। ओके, फ्री एसोसिएशन में वो क्या करते थे, पर्सन को सिंपली फ्रीली होके अपने बात बताने को बोलते थे। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे, अ मेथड इन विच a person is asked to openly and freely share all the thoughts, feelings and ideas, all the thoughts, feelings and ideas that are coming to his or her mind। ठीक है, जो साइकोथेरेपिस्ट होंगे वो पेशेंट को यही बोलेंगे कि आप फ्रीली होके एकदम ओपनली अपने आइडियाज, थॉट्स, जो भी दिमाग में आ रहा है वो चीज आप शेयर करो। नेक्स्ट था ड्रीम एनालिसिस। अब ड्रीम एनालिसिस में मैंने क्या बताया था, वो क्या एनालाइज करने की कोशिश करते थे कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या चीज है जो कि कॉन्शियस माइंड में रिफ्लेक्ट होने से हाइड कर रहा है, छुपा रहा है ना, इन द अवेकनिंग स्टेट। वही ड्रीम के थ्रू एनालाइज करते थे। सो हम लिखेंगे इसमें थ्रू ड्रीम एनालिसिस Freud used to see how the unconscious mind works, ठीक है, वो ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे वो थॉट्स को कॉन्शियस माइंड में रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, एंड what it tries to hide from conscious awareness, है ना। ऐसी कौन सी चीज है जिसको कि भाई वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आने नहीं देता, वो चीज वो ड्रीम्स के थ्रू पता लगाने की कोशिश करते थे। थर्ड था फ्रॉइडियन स्लिप्स। या फिर एनालिसिस ऑफ एरर्स। इंटरचेंजेबली ये आपको टर्म्स हर जगह देखने को मिलेंगे, तो इनका आप ध्यान रखना।
इसमें भी वो अगेन एरर्स के थ्रू यही पता लगाते थे कि अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ है जो कि ट्रबलसम है पेशेंट के लिए, है ना। सो एन एरर इन, और वो एरर कहाँ से पकड़ते थे, या तो स्पीच से, या उनके फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, या उनकी मेमोरी से। जैसे बताते बताते अगर कोई इंसिडेंट कोई बता रहा है तो याद करते करते बोल रहा है एकदम, लेकिन बीच में कुछ अगर स्लिप आ जाता है, कोई एरर आ जाती है जिस टाइप की वो सर्च करते थे, तो वो उस चीज़ से भी उस चीज़ को पकड़ लेते थे। ठीक है, सो फ्रॉयडियन स्लिप्स में हम क्या लिखेंगे, an error in speech, memory or physical action that occurs due to the इंटरफेरेंस। कौन इंटरफेयर करेगा उसको सरफेस तक आने से, अनकॉन्शियस माइंड, है ना। दैट अकर्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस, ये एक ई फालतू आ गया, इंटरफेरेंस ऑफ अनकॉन्शियस सप्रेस्ड, अनकॉन्शियस में जो सप्रेस्ड थॉट्स वगैरह रहती हैं, सप्रेस्ड विशेस, डिजायर्स एंड थॉट्स। ठीक है, स्लिप्स के थ्रू वो वाली सप्रेस्ड विशेस एंड डिजायर्स थॉट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते थे। ओके, सो अभी हमने ये पढ़ लिया साइकोडायनामिक अप्रोच, ये 3 पॉइंट्स हैं इसके। सो दीज आर एनफ टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हालांकि फ्रॉयड का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बट दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आप आगे तक जब जितना भी पढ़ेंगे अपने इस फील्ड में, बैचलर्स में, मास्टर्स में आगे, और तो भी ये आपको टॉपिक हमेशा साथ रहेगा। एंड फ्रॉयड का नाम आते ही ड्रीम एनालिसिस, अनकॉन्शियस माइंड के लेवल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को हमेशा मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 कीवर्ड्स बता रही हूँ जो आपको एकदम याद रखना है। फ्रॉयड का नाम आते ही आपके दिमाग में वो वर्ड्स रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहला तो वर्ड है ड्रीम एनालिसिस, ही ड्रीम्स। फ्रॉयड की जहाँ बात आएगी वहाँ ड्रीम तो एकदम रखो कि फ्रॉयड इज इक्विवेलेंट टू ड्रीम, ये समझ लेना। उन्होंने ड्रीम्स के ऊपर बुक भी लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, एंड मतलब उनकी ऑलमोस्ट रिसर्च पूरी की पूरी ड्रीम एनालिसिस पे बहुत थी। एंड ड्रीम में क्या आता है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, अनकॉन्शियस माइंड के थॉट्स एंड डिजायर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दूसरा कीवर्ड है यहाँ पे आपका अनकॉन्शियस। ठीक है, वैसे तो उन्होंने पूरे तीनों लेवल दिए थे माइंड से रिलेटेड, लेकिन जो मेन उनका जो वर्क है वो रिलेटेड है अनकॉन्शियस माइंड से और ड्रीम से रिलेटेड। तो ये 2 वर्ड तो कीवर्ड ऐसे होना चाहिए कि फ्रॉयड का नाम लिया और आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड एंड ड्रीम से रिलेटेड थॉट आ गया कि ओके अभी ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक, सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वही जो फ्रॉयड का आगे का इस अप्रोच में उन्होंने जो माइंड के लेवल बताए हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, और भी 2-4 टॉपिक्स हैं फ्रॉयड की साइकोडायनामिक अप्रोच से रिलेटेड ही, वो हम करेंगे। एंड उसमें आप ये कीवर्ड्स एंड ये डेफिनेशंस याद रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, उनको समझने में बहुत ईजी रहेगा। ओके, सो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन,
ओके इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, सॉरी। वैसे तो मैंने हिप्नोसिस वगैरह के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको फिर भी वो स्टोरी जो रिलेटेड है कि वो फ्रांस गए थे एंड ऑल दैट, वो अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जाननी है तो मैंने इसी चैनल पे मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, वो अपलोडेड है। मैं उसका लिंक यहाँ इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, या तो वो आपको अगर डिस्क्रिप्शन में मैं कर पाई तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अदरवाइज कमेंट्स के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में उसको डाल के मैं पिन कर दूंगी। तो अगर आपके पास टाइम हो और आपको और ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आपके 12th क्लास के हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट मैंने आपको बता दिया है। सो या I see you in next class. Till then, take care. Bye-bye.